हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये है आरटीआई की वीडियो, जो इससे फर्स्ट वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। ये सेकंड वीडियो है और इस वाली वीडियो में ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आरटीआई कंप्लीट हो जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो गाइज बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले इसको कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वो भी ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पर आते हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोअर पीसीएस मेंस के लिए पेड ग्रुप चल रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, एस्से राइटिंग प्रैक्टिस, लेटर राइटिंग प्रैक्टिस, और जितना भी कंटेंट है वो सारा आपको, जितना भी कंटेंट है लोअर पीसीएस मेंस तक का, जो भी लोअर पीसीएस मेंस के सिलेबस में है दोनों पेपर की तैयारी के लिए, वो सब उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उससे आपकी साथ साथ अपर पीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अगर जिन्होंने अपर पीसीएस प्रीलिम्स का भरा हुआ होगा उनको भी फ़ायदा मिलेगा उससे। तो आपको उसको ज्वाइन करना, आपको मतलब एक बहुत ही आपका बहुत फ़ायदा रहेगा उसमें, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर हम पढ़ें तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया और किस तरह से उसका जेनेसिस हुआ, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हुआ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखा, जो 1948 में आया था। तो इस तरह से करते करते हम आगे आ रहे थे और देखते हैं कि किस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके वजह से अलग अलग दिक्कतें भी आ सकती हैं, या वो कहीं पर हिंड्रेंस भी पैदा कर सकता है। तो नेक्स्ट बात आती है आरटीआई वर्सेस राइट टू प्राइवेसी की। अगर राइट टू प्राइवेसी देखें तो कंसेप्चुअली आरटीआई एंड द राइट टू प्राइवेसी आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में भी रहती है। मान लेते हैं अगर आपने कोई आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन निकलवाई, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वो प्राइवेसी को हिंडर कर रही है उस पर्सन की, है ना। अगर वहाँ पे अगर वो कोई चीज़ को प्राइवेट रखना चाह रहा है, गोपनीय रखना चाह रहा है, तो वो नहीं गोपनीय रह पाएगी, क्योंकि आरटीआई के तहत वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री भी इसलिए है ये, क्योंकि अगर कोई चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए और वो प्राइवेसी में है, तो आरटीआई अगर वहाँ पे लगेगी तो वो बाहर निकल जाएगी, तो लोगों को उससे फ़ायदा भी मिलेगा। तो यानी कि आरटीआई एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री भी है और कॉन्फ्लिक्ट में भी रहती है प्राइवेसी के। वाइल आरटीआई इंक्रीजेज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्ट्स इट इंस्टेड। तो सिंपल सी बात है, आरटीआई तो कहती है कि भाई इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस लाओ, प्राइवेसी कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। एट द सेम टाइम दे बोथ फंक्शन एज सिटीजन राइट्स सेव गार्डिंग लिबर्टी। देखो, आरटीआई भी एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को हक है, और राइट टू प्राइवेसी भी एक भारतीय नागरिक को हक है। अगर आप देखेंगे राइट टू प्राइवेसी, अभी 2017 का जो केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आया, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट वर्सेस, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ। तो इस जजमेंट में निकल के आया कि राइट टू प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत किसी भी पर्सन के लिए। एट द सेम टाइम दे बोथ फंक्शन है सिटीजन राइट्स, है ना, सिटीजन को राइट मिलते हैं, सेफ गार्डिंग लिबर्टी अगेंस्ट स्टेट्स ओवर रीच, यानी कि जो राज्य है, यानी कि सरकार है, वो कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम नहीं कर सकती, ओवर रीच नहीं करेगी। तो आपको एक क्या है, आपको एक लिबर्टी है। व्हेन द क्वेश्चन ऑफ हार्मोनाइजिंग द कॉन्ट्राडिक्टिंग राइट्स अराइजेस, इट शुड गिव जस्टिस टू द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की तरफ झुकाव होगा, एडवांस दी पब्लिक मोरालिटी, और जो पब्लिक मोरालिटी है यानी कि सार्वजनिक नैतिकता का जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आरटीआई वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात की जाए, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इनेक्ट किया गया था 1923 में ब्रिटिशर्स ने। ये किस लिए किया गया था, सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ने किया था, तो उनका मोटिव यही था कि सरकार क्या काम कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम क्या काम कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन लोग ना मांग सकें, या कोई अगर सरकारी इन्फॉर्मेशन को लीक करता है तो उस पर्सन को सजा दिया जा सके। The OSA was enacted in 1923 by the British to keep certain kind of information confidential, है ना, उसे गोपनीय रखने के लिए, including but not always limited to information involved in the affairs of state, diplomacy, national security, espionage and other state secrets। डिप्लोमेसी का मतलब हो गया कि जो एक देश दूसरे देश से क्या करता है, मतलब जो आपस में एक देश और दूसरे देश के जो रिलेशंस होते हैं, यानी कूटनीति आप कह सकते हो उसको, है ना। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया। एस्पियोनाज यानी कि जो आप क्या करते हैं, स्पाइस जो होते हैं, जो है ना, जो क्या करते हैं, जासूसी का काम करते हैं। या अदर स्टेट सीक्रेट्स, यानी कि राज्य की कोई और सीक्रेट्स हैं, कोई और ऐसी कोई गोपनीय बात है जो नहीं बता सकते, उन सबको छिपाने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में लाया गया था। Whenever there is a conflict between the two laws, the provisions of the RTA Act override those of the OSA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई आरटीआई ऊपर या ओएसए ऊपर, आरटीआई ऊपर होगा। Whenever there is a conflict between the two laws, provisions of the RTA Act override those of the OSA। तो RTA एक्ट हमेशा आगे निकल जाएगा
ओएसए से, यानी ओएसए मतलब है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। Section 22 of the RTI Act states that its provisions will have effect notwithstanding anything that is inconsistent with them in the OSA। तो सेक्शन 22 ये कहता है कि RTI एक्ट जो है इस प्रोविजन विल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग दैट इज इनकंसिस्टेंट विद देम इन द OSA, यानी कि OSA के साथ जो होगा वो चीज़ें इसमें जो भी OSA में होंगी वो RTI में इम्प्लीकेबल हो सकती है। यानी कहा गया है कि इसके प्रावधान OSA में उनके साथ असंगत किसी भी चीज़ के बावजूद प्रभावी होंगे। Similarly, under Section 8, Subclause 2 of the RTI Act, a public authority may allow access to information। एक पब्लिक अथॉरिटी अलाउ कर सकती है कि कोई चीज़ अगर OSA के अंडर भी है तब भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इफ़ द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म ऑफ द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। तो ये कब हो सकता है? मान लेते हैं एक पब्लिक अथॉरिटी कह दे कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तो ये OSA के अंडर आता है लेकिन फिर भी आप RTI के तहत इसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये तब हो सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट उस इन्फॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से, अगर वो इन्फॉर्मेशन को बताने से लोगों का भला ज़्यादा होता हो, पब्लिक इंटरेस्ट में काम ज़्यादा हो रहा है उस मुकाबले जिसके वजह से वो छुपाई जा रही है, तो वो लोगों को बता दिया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट RTI और पॉलिटिकल पार्टीज़। देखा जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का RTI के बारे में क्या कहना है। क्यों एक्टिविस्ट चाहते हैं, यानी कि क्यों कार्यकर्ता चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को RTI के अंदर आ जाना चाहिए। तो एक तो करप्शन रोकने के लिए है ना, करप्शन को रोकने के लिए RTI के तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ को आ जाना चाहिए। ह्यूज डोनेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट्स विच लीड टू फेवरेटिज्म और क्रॉनिक कैपिटलिज्म, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डोनेशंस मिलती हैं कॉर्पोरेट्स है ना, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज़ हैं, वे जो बहुत ज़्यादा डोनेशन देती है, चैरिटी में पैसा देती है, इसके वजह से क्या हो सकता है कि फेवरेटिज्म हो जाए या क्रॉनिक कैपिटलिज्म हो जाए, यानी कि जो पूंजीवादी लोग हैं उन्हीं की बोलबाला हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अलग अलग बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं भारत में, जैसे अडानी हुए, अंबानी हुए, तो मान लेते हैं ये बहुत ज़्यादा डोनेशन दे देते हैं अगर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को, तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी कुछ ऐसी योजनाएं लाएं या ऐसी पॉलिसीज़ लाएं जो इन कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाती हों। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर RTI लगाना, अगर वो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ RTI के तहत आ जाएंगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हमें ये पता करना हो कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कॉर्पोरेट ने कितना पैसा दिया है तो हम पता कर सकते हैं। इलीगल फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास इलीगली फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है क्या? वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, तो ये चीज़ देखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। तो यहाँ पे अब ये सवाल बनता है कि क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ सकता है उसमें? वैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज स्टैट्यूटरली मैंडेटेड टू बी पार्ट ऑफ द सेलेक्ट कमिटी टू चूज चेयरपर्सन फॉर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, लोकपाल, CBI डायरेक्टर एंड चीफ विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि CVC। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी स्टैट्यूटरली का मतलब है कि उसको कानून के तहत लिखा गया है ये चीज़ कि वो मैंडेट होगा, ज़रूरी है कि उसको सिलेक्ट कमेटी, जो कमेटी सिलेक्ट करेगी किसको, चेयरपर्सन को, यानी कि जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को सिलेक्ट करेगी, लोकपाल को सिलेक्ट करेगी, CBI के डायरेक्टर जो होता है उसको सिलेक्ट करेगी, या चीफ विजिलेंस कमिश्नर को सिलेक्ट करेगी। इन सबको जो भी सिलेक्ट करेगा उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको पता हो तो रिसेंटली प्योर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, यानी कि इम्प्योर के रूप में है। प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि किसी के पास भी 55+ सीट्स नहीं है ना। 10% सीट्स चाहिए, जितनी हमारी लोकसभा की सीट्स हैं उसकी 10% सीट्स जिसके पास होंगी, 10% या 10% से ज़्यादा, वही लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकता है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है अदर देन जो रूलिंग पार्टी है कि जिसके पास मैंडेट हो या 10% से ज़्यादा उसके पास सीट्स हों। जब 10% से ज़्यादा सीट्स नहीं है तो लीडर ऑफ अपोजिशन अभी देखा जाए तो अभी नहीं है कोई। वेरियस मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो जो वेरियस मेंबर्स हैं अपोजिशन के वो भी पार्ट होते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के। दे एंजॉय मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक कंसेशनल ऑफिस स्पेस, फ्री एयर टाइम ऑन दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, है ना, ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं। स्टैंड क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कहती हैं RTI के ऊपर? उनका कहना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉट पब्लिक अथॉरिटी। देखिए सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहेगी कि भाई उनकी गोपनीयता है या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को पता चले, कि उनके पास कितना पैसा है वो लोगों को पता चले। कोई नहीं चाहता कि हमारे पास कितना पैसा है किसी को पता चले। तो सेम तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भी कहती है कि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हैंस कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर RTI। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन यही पॉलिटिकल पार्टी पूरे भारत पे रूल करती हैं, यानी कि पूरे भारत पे रूल करती है का मतलब है कि पब्लिक पे रूल करती हैं, तो क्यों नहीं ये पब्लिक अथॉरिटी है? मतलब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये
आप सोच सकते हैं, मेंस के लिए एक सवाल सोच सकते हैं ये, कि आपसे मतलब मेंस में पूछा जा सकता है कि वाई पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट बी पब्लिक अथॉरिटी, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी पब्लिक अथॉरिटी, हो सकती है पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि उनको रूल ऑटोमेटिकली पब्लिक को ही करना है, तो क्यों नहीं पब्लिक अथॉरिटी में। डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसयूज, उनका कहना यह है कि अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे तो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन डिस्क्लोज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अंडर द ITI एक्ट, कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो वो कह रहे हैं कि हम ITI एक्ट के तहत दे देंगे, तो RTI के अंदर लाने की हमें क्या ज़रूरत है। अगर हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही चाहिए किसी को, तो हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2002 का, हम उसके तहत आपको 2000 का सॉरी, हम उसके तहत आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, हमको RTI के अंदर मत लाओ। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड है। प्राइवेट बॉडीज़ क्या कहती हैं? प्राइवेट बॉडीज़ जो हैं वो एक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं है, यानी प्राइवेट बॉडी अगर है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे RTI नहीं लगा सकते। इन अ डिसीजन ऑफ सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने ये कहा कि प्राइवेटाइज्ड पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज जो हैं वो भी RTI के अंदर आती हैं। तो देखिए केस हुआ था सरबजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का, तो इसमें चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि प्राइवेटाइज बॉडी भी, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज भी, पब्लिक यूटिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी तो वैसे प्राइवेट है, लेकिन वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो पब्लिक यूटिलिटी है, यानी कि एक सार्वजनिक, एक तरह से आप कह सकते हो कि लोग उपयोगिता वाली कंपनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजली वितरण की है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी तो एक पब्लिक चीज़ है, यानी कि जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है बिजली वितरण की, यानी जो बिजली को वितरण कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो अपने आप में एक ऐसी कंपनी हो गई। कहने को तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन वो अपने आप में एक पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है, तो वो भी RTI के तहत आएगी। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2019 को ये डिक्लेयर किया, अपहेल्ड किया इस डिसीजन को दिल्ली हाई कोर्ट के, ब्रिंगिंग द ऑफिस ऑफ CGI अंडर द परव्यू ऑफ द RTI एक्ट। तो अब तक 2019 से पहले CGI का जो ऑफिस था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस था, वो RTI के तहत नहीं था। तो अब CGI का ऑफिस भी RTI के तहत आ गया है 13 नवंबर 2019 के बाद। रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, RTI अमेंडमेंट बिल 2013 रिमूव्स पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तो 2013 का जो अमेंडमेंट बिल आया, उसने पब्लिक अथॉरिटी को पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन से हटा दिया है। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटीज़ नहीं है, हैंस फ्रॉम द परव्यू ऑफ द RTI एक्ट। और इसी वजह से RTI एक्ट से भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बाहर हो गई हैं। द ड्राफ्ट प्रोविजन 2017 विच प्रोवाइड्स फॉर क्लोजर ऑफ केस इन केस ऑफ डेथ ऑफ एप्लीकेंट कैन लीड टू मोर अटैक्स ऑन द लाइव्स ऑफ विसल ब्लोअर्स। देखिए विसल ब्लोअर क्या होते हैं? विसल ब्लोअर वो है जो सीटी बजाएगा। विसल मतलब सीटी होती है, सीटी बजाने वाला विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो इस बात की खबर जो सब जगह फैलाएगा, जो वहाँ पे सीटी बजाएगा कि भाई यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, और उस पर्सन को विसल ब्लोअर कहा जाता है जिसने कहीं पे कुछ गलती हो रही है, सरकार कुछ करप्शन कर रही है, पब्लिक अथॉरिटी कुछ गलत कर रही है, सरकारी ऑफिशियल्स कुछ गलत कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने जो पर्सन लेके आएगा उसको विसल ब्लोअर कहते हैं। तो जो ऐसा करेगा उसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जो ड्राफ्ट प्रोविजन आया 2017 में, उसने ये कहा कि क्लोजर ऑफ केस इन केस ऑफ डेथ ऑफ एप्लीकेंट कैन लीड टू मोर अटैक्स ऑन द लाइव्स ऑफ विसल ब्लोअर। कि मान लेते हैं जिस एप्लीकेंट ने, मान लेते हैं कोई एप्लीकेशन लगाई और उस पर्सन की डेथ हो गई, तो वहाँ पर जो विसल ब्लोअर था, यानी कि जिसने वहाँ पे सीटी बजाई कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही थी, उसकी ज़िंदगी पे और भी ज़्यादा खतरा आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी गाइडलाइंस निकालने के लिए कहा कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आओ, कि विसल ब्लोअर्स जो भी होंगे, जो भी देश में गलत हो रहा है उसकी खबर जो देंगे उनकी प्रोटेक्शन होगी। लेकिन क्या ये अपने आप में अप्रोप्रिएट है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने बना भी दिया एक विसल ब्लोअर एक्ट, क्या हर समय उसके साथ पुलिस फोर्स रहेगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उस पर्सन की ज़िंदगी बचेगी। चलिए खैर, द प्रपोज्ड RTI अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 इज़ एम्ड एट गिविंग द सेंटर द पावर टू फिक्स। अब RTI अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया, उसने क्या कहा, उसने एम किया कि गिविंग द सेंटर द पावर टू फिक्स द टेन्योर एंड सैलरी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कितना टेन्योर होगा किसी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, उसको क्या सैलरी मिलेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि पार्लियामेंट। विच आर स्टैट्यूटरी प्रोटेक्टेड अंडर द RTI एक्ट। पहले ये स्टैट्यूटरी प्रोटेक्टेड हुआ करती थी RTI एक्ट से, कि यानी कि आप किसी पर्सन की सैलरी कितनी होगी, ये सब क्या होगा, ये सब पहले डिसाइडेड था और RTI एक्ट के तहत लिखा हुआ था। लेकिन अब RTI अमेंडमेंट एक्ट आया 2018, गवर्नमेंट लेके आई और उसने खुद को ये हक दे दिया कि अब वो किसी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर और सैलरी डिसाइड कर सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो पोस्ट है या इन्फॉर्मेशन कमीशन का जो ऑफिस है उसकी इंडिपेंडेंसी पे, उसकी स्वतंत्रता पे खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे
कि अगर हमने सरकार के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन दी तो उससे क्या होगा, उनको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। द मूव विल डाइल्यूट द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ CIC। सिंपल सी बात है, ये जो मूव होगा, अगर ये कदम उठता है, कदम उठा जैसे, तो इसने ऑटोनॉमी जो है, स्वायत्ता या इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता, वो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस की है उसको कम कर देगा। एक्ट प्रपोजेस टू रिप्लेस द फिक्स्ड 5 ईयर टेन्योर टू एज मच प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। पहले टेन्योर फिक्स हुआ करता था कि अगर कोई चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना तो वो 5 साल तक के लिए ही बनेगा, लेकिन अब जो अमेंडमेंट एक्ट आया उससे सरकार ने ये कहा कि जितना हम चाहेंगे वो पर्सन उतना बनेगा। तो यानी इससे क्या है, जब तक गवर्नमेंट के फेवर में इन्फॉर्मेशन देता रहेगा तब तक तो ठीक है, जब उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसके बाद क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो देखिए कुछ डिफरेंस जो आया वो आप इसको देख सकते हैं, अगर आप इसमें देख पाएँ तो की पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लीजिए। ये PRS से लिया गया है सोर्स, बहुत ही अच्छी एक वेबसाइट है ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया। तो आप देखिए, द बिल सीक्स टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन डिसाइडिंग सैलरीज एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस। तो देखो ये ब्लू में जो लिखा हुआ है नीले कलर में, ये जब RTA एक्ट 2005 में ओरिजिनल आया था ये तब का लिखा हुआ है, और जब अमेंडमेंट बिल आया 2019 में, जब अमेंडमेंट हुआ तब क्या क्या डिफरेंस हो गए उसके बारे में लिखा हुआ है नीचे में। तो ऊपर में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करता था, उसका टेन्योर 5 साल का था, लेकिन अब सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो भी होगा सेंटर नोटिफाई करेगा। पार्लियामेंट नहीं लिखा उसने, डिफरेंस देखिए, पार्लियामेंट नहीं है, संसद नहीं बताएगा, सेंटर बताएगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो डिसाइड करेगी कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की जो वहाँ पे IC यानी कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बैठते हैं या स्टेट में जो बैठते हैं उनकी टेन्योर, यानी कि वो कब तक वहाँ पे ऑफिस में रहेंगे, 5 साल रहेंगे, 5 साल से कम रहेंगे। CIC को पहले जो सैलरी मिला करती थी वो इलेक्शन कमिश्नर की जितनी मिला करती थी, और स्टेट में जो मिला करती थी वो चीफ सेक्रेटरी के हिसाब से मिला करती थी। लेकिन अब सैलरी भी कौन डिटरमाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पार्लियामेंट नहीं करेगी। देखिए पार्लियामेंट डिसाइड करना और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करना दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करेगी। सैलरी में कुछ कटौती होगी क्या, इफ़ सच ऑफिशियल्स आर रिसीविंग पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स देयर सैलरीज विल बी रिड्यूस्ड, है ना, बाय एन अमाउंट इक्वल टू द पेंशन। तो मान लीजिए अगर किसी पर्सन को पेंशन मिल रही है तो उसकी जो सैलरी होगी उसमें से पेंशन वाला जो अमाउंट होगा वो कट जाएगा। दिस प्रोविजंस हैव बीन रिमूव्ड। तो ये प्रोविजन तब हटाई दिए गए, है ना, तो ये प्रोविजन सब हटा दिए गए हैं। मेन बात क्या है कि क्या आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर 5 साल है, नहीं 5 साल नहीं है, वो उतना हो गया जितना सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। उसको सैलरी कितनी मिलती थी, पहले सैलरी मिलती थी इलेक्शन कमिश्नर के जितनी, अब उसका सब सिस्टम वो ख़त्म कर दिया है, अब जितनी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतनी उसको सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट दूसरे इशूज़ अगर तुम देखें तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स डू नॉट हैव एडिक्वेट अथॉरिटीज़ टू एनफोर्स द RTA एक्ट। सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन कमीशन अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, RTA एक्ट 2005 के तहत बना हुआ है। तो यानी कि उसको पैसा मिलना कि वो अपनी वर्किंग कर सके वो सरकार पे टोटली डिपेंडेंट रहता है। अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने से उसका अगर खर्चा, उसका जो जितना भी एक्सपेंडिचर है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन का, वो अगर चार्ज होने लगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे तो वो उसके वजह से उसके पास इंडिपेंडेंसी आएगी। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए क्या कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन का ऑफिस को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे CFI पे चार्ज अपॉन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। अगर वो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो जाएगा तो उसको फिर सरकार को उसको पैसा देना ही देना पड़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी दल की गवर्नमेंट हो, वो उसको पैसा देने से नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन में भी ये दिक्कत है कि इलेक्शन कमीशन का जो खर्चा है वो चार्ज्ड नहीं है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। इन केस ऑफ अवार्ड ऑफ कंपनसेशन टू एक्टिविस्ट बाय पब्लिक अथॉरिटी एज ऑर्डर्ड बाय कमीशन, तो जैसे अवार्ड देना है, कंपनसेशन देना है किसी भी एक्टिविस्ट को बाय पब्लिक अथॉरिटी एज ऑर्डर्ड बाय कमीशन, कंप्लायंस कैन नॉट बी सिक्योर्ड। यानी कमीशन ने अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी को ये कहा है कि भाई ये जो एक्टिविस्ट थे, कार्यकर्ता थे, आप इनको कुछ एक अवार्ड दो यानी कुछ पैसे दो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक अथॉरिटी अगर नहीं देगी तो CIC के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि उसको कंप्लायंस करवा सके। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं रख रहे हैं ठीक से। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, स्टाफ की कमी है कि इन्फॉर्मेशन कमीशन को चलाया जा सके। डाइल्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री लॉज लाइक द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको डाइल्यूट कर दिया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे इन्फॉर्मेशन जो बाहर निकल के आनी चाहिए वो तरीके से नहीं निकल के आ पा रही है। कंक्लूजन अगर देखें तो RTA एक्ट वाज मेड टू अचीव सोशल जस्टिस। सिंपल सी बात है, समाज में न्याय होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए,
यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। एंड टू मेक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और एक ऐसी सरकार हो जिसको जो जवाबदेह हो कि वो क्या कर रही है लोगों के लिए, जवाबदेह सरकार हो। बट दिस एक्ट हैज़ नॉट अचीव्ड इट्स फुल ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है, फुल ऑब्जेक्टिव वो तब अचीव करेगी अगर उसका फुल ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने की इच्छा होगी, पीछे से इच्छा होगी गवर्नमेंट की, जो इनको लेके आती है इन रूल्स को। वो इन रूल्स को लेके आती है पब्लिक प्रेशर में। जब पब्लिक का प्रेशर है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रही है सड़कों पे, वो तब लेके आ रही है। तो क्या अंदर से उनका ऑब्जेक्टिव है ये? अगर उनका ऑब्जेक्टिव होगा तो ये ज़रूर फुलफिल हो पाएगा। ड्यू टू सम इम्पेडिमेंट्स क्रिएटेड ड्यू टू सिस्टमेटिक फेलियर्स, ये सिर्फ लिखने के लिए है कि सिस्टमेटिक फेलियर्स हो रहे हैं, तो इस वजह से फुल ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर वो चाहेंगे तो फुल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है आरटीआई एक्ट, क्यों नहीं कर सकता? As observed by Delhi High Court, that misuse of the RTI Act has to be appropriately dealt with, otherwise the public would lose faith and confidence in this Sunshine Act। तो इसको सनशाइन एक्ट कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि सनशाइन एक्ट किसको कहा गया है? आरटीआई एक्ट को कहा गया है सनशाइन एक्ट। कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आरटीआई एक्ट का आप मिसयूज़ करेंगे तो इसके वजह से दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसका मिसयूज़ भी नहीं करना है। इट इज़ वेल रिकॉग्नाइज दैट आरटीआई इज़ नेसेसरी, आरटीआई ज़रूरी तो है बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन काफ़ी नहीं है टू इम्प्रूव गवर्नेंस। गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए खाली आरटीआई लगाना है, ये अच्छी बात नहीं है, या ये सफिशिएंट नहीं होगा कि आरटीआई से गवर्नेंस सही हो जाएगा। अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन टू अशर इन अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, और बहुत कुछ करने की जरूरत है जिससे कि गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी आए, जवाबदेही आए। प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स का प्रोटेक्शन चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हालांकि बहुत हद तक यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन और भी ज़रूरत है कि पावर का विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो। एंड फ्यूजन ऑफ अथॉरिटी विद अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी जो है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ अगर वो मिल गई सभी लेवल्स पे, तो ये काम बहुत अच्छे से या बहुत तेज़ी से हो पाएगा। दिस लॉ प्रोवाइड्स एज अ प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी टू रीडिज़ाइन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का जो प्रोसेस है, सुशासन का जो प्रोसेस है, वो हम दोबारा से रीडिज़ाइन कर सकते हैं सेट के तहत, पर्टिकुलरली एट द ग्रास रूट्स लेवल्स, जहाँ पे सिटीजन का इंटरफेस मैक्सिमम होता है। देखिए, ग्रास रूट लेवल का मतलब हो गया बिल्कुल नीचे से, अगर आप देखेंगे बिल्कुल ग्रास के लेवल से, जैसे ग्राम पंचायत का लेवल हो गया, या म्यूनसिपल का, एक नगर पालिका नगर परिषद का जो लेवल है, वो एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मैक्सिमम लोग वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपने ग्राम प्रधान से, या अगर आपका जो वार्ड मेंबर है, आप उससे मिल सकते हैं। अगर आप चाहें कि कल को आप अपने एमपी से मिलें, या एमएलए से मिलें, या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलें, वो मिलना बहुत मुश्किल है आपका। लेकिन आप ग्रास रूट लेवल पे जो आपके ऑफिशियल्स हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसको आपने चुना है, उनसे आप मिल सकते हैं इजीली, और वो ही गवर्नेंस बहुत अच्छा करेंगे आपके लेवल पर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आरटीआई। तो ये आरटीआई में था, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आरटीआई को एक बार अच्छे से, 2-4 बार इसकी वीडियोस आप देखेंगे तो आरटीआई आपका तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर 100 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है, 25 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है, या 150 वर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है, तो भी आप अच्छे से लिख देंगे, इतना कंटेंट आपको इसमें मिल गया है। तो आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा। जिन स्टूडेंट्स को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है लोअर पीसीएस मेंस के लिए, तो आप लोअर पीसीएस मेंस के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मुझको 7665804421 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।